ये सुन मनन जोर जोर से हंसने लगता है, फिर अपने कोड आवाज में कहता है, मैं तो उसके आने का ही इंतजार कर रहा हूँ। मनन का ऐसा बात मोक्ष को डरा रहा था। वही मनन कहता है, तुम मेरे हो जाओ, नहीं तो बस पछताना पड़ेगा तुम्हें। ये सुन मोक्ष अपने घबराए आवाज में सवाल करता है, क्या करने का सोचे हो तुम? घबराए आवाज में सवाल सुन मनन बस जोर जोर से हंसने लगता है। वही दूसरी तरफ बिल्डिंग में नील उदास बैठा था और बस भगवान से मोक्ष के सही रहने का प्रे कर रहा होता है। वही कोलिन नील को बस दूर से देख रहा होता है और वो उसके पास जाना चाहता था, उसे दिलासा देना चाहता था, पर जब जब कोलिन को याद आता है नील की वजह से वो क्या खोया है, उसके कदम उसकी तरफ बढ़ने से रुक जाते हैं। वही मैनेजर और उसके ग्रुप के 2 और मेंबर नील को उदास देख उसके पास जाता है। तीनों को पता था इस ग्रुप में नील और मोक्ष एक दूसरे से बहुत अटैच्ड है। तीनों नील के पास जाते हैं और उसे इस बात का दिलासा देने लगते हैं कि मोक्ष जल्द ही मिल जाएगा। तभी नील उदासी से भरे आवाज में कहता है, सब मेरी गलती है, मुझे उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इतना कहने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगता है। ये सुन सभी उसे समझाने लगते हैं। वही दूर खड़ा कोलिन, उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था नील को रोता देखकर। वो आखिर में नील के पास जाता है और नील के बाजू को पकड़ उसे खड़ा कर देता है, तो नील अपने आंसू से भरे नज़र से कोलिन को देखने लगता है। तभी कोलिन उसके बाजू को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है, तो वो तीनों देखने लगते हैं। वही नील अभी इतना परेशान था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, तो वो बस रोते हुए कोलिन को देखे जा रहा था। तभी कोलिन नील को अपने साथ अपने रूम के अंदर ले जाता है और रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर उसे दरवाजे से टिका नील के चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके चेहरे पर टिका आंसू को प्यार से पोंछने हुए कहता है, रोना बंद करो, तुम्हें नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, अपने आप को ब्लेम करने का जरूरत नहीं है। इन कुछ दिनों में कोलिन के साथ जो भी हुआ था नील इस वक्त भूल चुका था, और बस अभी कोलिन के ऐसे आंसू पोंछने और प्यार से कहने पर वो कोलिन के गले से लग जाता है और कहने लगता है, सब मेरी गलती है, इससे पहले भी मेरे वजह से किसी की जान गई और आज भी मेरे वजह से ही नील किडनैप हुआ है। ये बात सुन कोलिन का आंख कठोर हो जाता है। वही नील उसके सीने से लगे आगे कहता है, मैं अपनी छोटी बहन को कार में अकेला छोड़ दिया था, साथ ही कार की चाबी भी जल्दबाजी में कार में लगे छोड़ दिया, और वो पता नहीं कैसे कार स्टार्ट कर दी। फिर कार दूसरे कार से टकराने वाली थी, पर दूसरे कार में बैठी औरत अपने कार को मोड़ ली और वो औरत उस वक्त प्रेग्नेंट थी। अगर मैं अपनी बहन को कार में छोड़कर नहीं जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। इतना कहने के बाद वो रोने लगता है। वही कोलिन एक पल के लिए हैरान था। तभी नील फिर कहता है, पर मेरी बहन बहुत छोटी थी, उसे नहीं पता था वो क्या की है, पर गलती मेरा था, मैं उसे कार में अकेला छोड़ा और साथ ही कार की चाबी भी कार में लगे छोड़ दिया। मेरी बहन भी बहुत इंजर्ड हो गई, उसके बाद डैड ने मुझे घर से निकाल दिया। अतीत का सारा बात बता नील बस रोए जा रहा था। वही कोलिन उसे खुद से दूर कर दरवाजे से साइड हटा, रूम जा, दरवाजा खोल, वहां से जाने लगता है, तो नील कोलिन को जाता देखता है, फिर वही जमीन पर बैठ रोने लगता है। वही कोलिन शांत जगह पर जा दीवार से टिक सिगरेट निकाल सिगरेट के कस लेते हुए खुद में कहता है, मतलब एक्सीडेंट नील से नहीं, अनजाने में उसकी छोटी बहन से हुआ था, पर गलती नील का ही है ना। वो कैसे अपनी छोटी बहन को अकेला कार में, वो भी चाबी लगे कार में छोड़ सकता था। इतना कहने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और पूरे बिल्डिंग को घेरने वाला था। तभी एक आवाज अनिरुद्ध को सुनाई देता है, वेलकम अनिरुद्ध, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुन अनिरुद्ध हैरान था। वही आगे मनन फिर कहता है, तुम्हारा हर एक कदम मोक्ष के जान को खत्म करने के लिए बड़ा होगा। मनन के बातों को सुन अनिरुद्ध कार से बाहर निकल जाता है और बस गुस्से में देखने लगता है। तभी मनन कहता है, साइड में देखो। ये सुन वो साइड में देखता है तो वहां स्पीकर के साथ साथ एक फोन था। वो उसे उठा लेता है और गुस्से में चिल्ला कर कहता है, मनन जो तुम कर रहे हो उसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। अनिरुद्ध की बातों को सुन मनन जोर जोर से हंसने लगता है, फिर अपने कठोर आवाज में कहता है, अनिरुद्ध अपने गुस्से को शांत करो, क्योंकि तुम्हारे पास बस 5 मिनट है। मोक्ष को ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, नहीं तो मोक्ष का लाश ही तुम्हें मिलेगा। ये सुनते ही अनिरुद्ध घबरा जाता है। वही मनन कहता है, टाइम स्टार्ट अनिरुद्ध, 5 मिनट के अंदर तुम मोक्ष को ढूंढ लेते हो तो मोक्ष तुम्हारा। ये सुनते ही अनिरुद्ध मेंशन की तरफ भागता है। वही अनिरुद्ध के गार्ड्स अंदर जाने को होते हैं, उससे पहले ही बाहर आपास छिपे मनन के गार्ड सभी गार्ड को पकड़ लेते हैं। वही अनिरुद्ध मेंशन के अंदर जा मेंशन के हर एक कोने में मोक्ष को ढूंढना शुरू करता है। वही दूसरी तरफ मनन उस मेंशन के सीक्रेट रूम से बाहर निकल जाता है, फिर कार के अंदर जा बैठ अपने आदमी को ऑर्डर देता है, 5 मिनट पूरा होते ही मेंशन को ब्लास्ट कर देना। ये सुन उसका आदमी ओके कहता है। वही अनिरुद्ध पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। तभी उसका फोन बजने लगता है, पर अनिरुद्ध मोक्ष को ढूंढने में बिजी था।
वही कॉल करने वाला और कोई नहीं आदित्य था। अनिरुद्ध को कॉल ना उठाता पर आदित्य चिराग को कॉल करता है। वही चिराग गार्ड्स को पकड़ा देखा था, तो वो और भी गार्ड्स को आने कहा था, और जैसे ही उसका फोन वाइब्रेट करता है तो चिराग अपने फोन को निकाल आदित्य का कॉल आता देख कॉल उठा अपने कान में लगा लेता है और अपने धीमे आवाज में कहता है, आदित्य सर। ये सुन आदित्य कहता है, अनिरुद्ध कहाँ है? इस सवाल पर चिराग आदित्य को सब अपने धीमे आवाज में बता देता है, तो आदित्य अपने कोल्ड आवाज में कहता है, चिराग तुम कर क्या रहे हो? मनन को उसके आने का खबर था तो जरूर उसने कोई प्लान बनाया होगा, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। ये सुन चिराग कहता है, मैं भी इसी कोशिश में हूँ। तभी आदित्य कहता है, मैंने वहां अपने कुछ लोगों को भेज दिया है, वो पहुंचते होंगे, तुम नजर डालो मेंशन के आसपास कितने गार्ड्स हैं और कैसे अंदर जाया जा सकता है और अनिरुद्ध की गार्ड को कैसे वो लोगों से छुड़ाया जा सकता है। आदित्य के इस बात को सुन चिराग ओके सर कहता है। तो आदित्य फोन कट कर देता है। वही चिराग अपने काम में लग जाता है और आदित्य कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। तभी विराज कहता है, मनन बिल्डिंग से बाहर निकल कहीं जा रहा है। ये सुन आदित्य हैरानी से स्क्रीन पर देखता है। फिर आदित्य कहता है, डैम इट। इतना कहने के बाद वो अपने फोन को वापस निकाल चिराग को कॉल करता है, पर चिराग अंदर जा गार्ड से बचने की कोशिश के कारण कॉल नहीं उठा पाता है। अगर वो कॉल उठाया तो सभी को शक हो सकता है कोई है, फिर वो भी पकड़ा जाता। वही आदित्य अपने फोन नीचे कर परेशान हो विक्रांत को कॉल करता है। आदित्य के सारे रिएक्शन को विराज देख रहा था और उसका मन में हजार सवाल चल रहे होते हैं। वही विक्रांत जो मीटिंग में था, वो आदित्य का कॉल आता देख मीटिंग को रोकने का इशारा कर अपने कान में लगा कहता है, हाँ आदित्य। विक्रांत के आवाज को सुन आदित्य कहता है, विक्रांत तुम्हारा अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ अच्छा कांटेक्ट है ना? ये सुन विक्रांत कहता है, हाँ। तो आदित्य झट से कहता है, पूरे रोड को ब्लॉक करवाओ और कार नंबर आइज को अपने ग्रीफ में करने को कहो। ये सुन विक्रांत बिना कोई सवाल किए बस ओके कहता है, फिर आदित्य का काम कर देता है। वही आदित्य परेशान हो बैठा था तो विराज कहता है, तुम इतने परेशान क्यों हो? इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, क्योंकि एक वक्त था जब मुझे विक्रांत, अनिरुद्ध और रेहान तीनों मेरे साथ होते थे बिना कुछ सेल्फिशनेस के। सेल्फिश तो मैं था जो सिर्फ अपने बारे में सोचते आया हूँ। आदित्य के इस बात को सुन विराज उसे देखता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध को एक लॉक रूम दिखता है। अब सिर्फ 2 मिनट बचते हैं। अनिरुद्ध उसे अपने एक लात से तोड़ अंदर देखता है तो मोक्ष चेयर से बंधा था और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। जैसे ही मोक्ष अनिरुद्ध को देखता है वो अपने चेहरे को ना में हिलाने लगता है, पर अनिरुद्ध उसकी बड़ी बड़ी आंखों में परेशानी और सिर को ना में हिलाने का रिएक्शन ना देख उसके पास आता है और उसके मुंह से कपड़ा निकाल देता है। तो मोक्ष झट से कह पड़ता है, अनिरुद्ध यहाँ से जाओ और मुझसे दूर हो जाओ, कभी भी बॉम्ब फट जाएगा। ये सुन अनिरुद्ध सवाल करता है, बॉम्ब कहाँ है? इस सवाल को सुन वो अपने आंखों के इशारे से अपने कमर की तरफ देखता है तो अनिरुद्ध मोक्ष की कमर पर देखता है। एक छोटा सा बैग जैसा था और उसमें कुछ लाइट जल रहे थे। अनिरुद्ध उसे देखता है और उसे खोलने लगता है तो मोक्ष कह पड़ता है, अनिरुद्ध ऐसा मत करो, ये फट जाएगा। ये सुनने के बाद भी अनिरुद्ध जारी था। अनिरुद्ध उसे निकाल कहता है, ये बॉम्ब नहीं है मोक्ष। ये सुन मोक्ष को तसल्ली मिलता है। वही अनिरुद्ध उसे खोल वहां से ले जाने लगता है। तभी अनिरुद्ध और मोक्ष को टो टो की आवाज आने लगती है और वो देखता है उस चेयर के नीचे से आवाज आ रहा है। ये सुन अनिरुद्ध देखने जाता है। चेयर के नीचे बॉम्ब लगा था और उसे एक्सपोर्ट होने में बस कुछ सेकंड थे। ये देख वो मोक्ष के पास जाता है और उसे अपने गोद में ले भागने लगता है। वही जो गार्ड्स अनिरुद्ध के आदमियों को पकड़े थे उन्हें पकड़ लिया गया था और सब आज़ाद होने के बाद अंदर की तरफ जाने वाले होते हैं, पर वैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे सभी हैरान हो देखने लगते हैं। वही चिराग परेशान हो जाता है। वही दूसरी तरफ मनन पकड़ा जाता है तो इस बात का खबर विक्रांत को मिल जाता है तो वो आदित्य को बता देता है। साथ ही विक्रांत आदित्य का कांटेक्ट करवाता है वहां की पुलिस से। फिर जब मनन को पकड़ लिया जाता है तभी आदित्य और विक्रांत का कॉल स्पीकर पर था। आदित्य गुस्से में चिल्लाकर सवाल करता है, तुमने उस बिल्डिंग में मोक्ष को कहाँ रखा है? इस सवाल पर मनन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बता भी दूंगा तो क्या कर लोगे, वो दोनों तो अब तक छल्ली छल्ली हो गए होंगे। ये सुन विक्रांत गुस्से में चिल्ला कर कहता है, अगर दोनों में से किसी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। विक्रांत के इस बात को सुनने के बाद भी वो जोर जोर से हंसने लगता है। वही दूसरी तरफ विहान को भी सारी बातें पता चलती है। जब उसे पता चलता है बिल्डिंग ब्लास्ट हो चुका है और अब तक अनिरुद्ध और मोक्ष दोनों बाहर नहीं आए हैं। जब विहान को इस बात का पता चलता है वो परेशान हो जाता है और अमेरिका जाने के लिए निकल जाता है। वही विक्रांत और आदित्य भी अमेरिका जाने के लिए निकल गए थे। जब आदित्य के आदमी से उस बिल्डिंग के ब्लास्ट होने का पता चला तो
वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में सभी दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। पुलिस भी इस काम में लग जाता है पर अनिरुद्ध और मोक्ष का कोई पता ही नहीं चलता है। वही बिल्डिंग पूरे तरीके से राख हो चुका था, पर बिल्डिंग का बेसमेंट जो जिस रॉ मटेरियल से बनाया गया था वहां ब्लास्ट का कोई असर नहीं होता था, उसे छोड़ सब राख हो गया था। वही अनिरुद्ध मोक्ष के साथ उसी बेसमेंट में था। आवाज सुन मोक्ष बेहोश हो चुका था। वही अनिरुद्ध बेसमेंट में मोक्ष को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर मोक्ष को होश ही नहीं आता है। तो अनिरुद्ध उसे लिए निकलने का रास्ता देखने लगता है, क्योंकि जिस रास्ते से वो आया था उस रास्ते से जा नहीं सकता था। बिल्डिंग के राख होने के कारण दरवाजा ब्लॉक हो चुका था और उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं था। फ्लैशबैक। जब अनिरुद्ध मोक्ष को अपने गोद में ले भाग कर दरवाजे का पास आता है तो दरवाजा लॉक था। तभी मोक्ष कहता है, यहाँ एक बेसमेंट है, अगर हम वहां पहुंच गए तो बच सकते हैं। ये सुन अनिरुद्ध सवाल करता है, तुम्हें पता है वो कहाँ है? इस सवाल को सुन मोक्ष अनिरुद्ध के गोद से उतर जिस तरफ उसे ले जाता जा रहा होता है। आंखों के बंद होने के बाद भी उसे मूवमेंट पता था, तो वो अनिरुद्ध के हाथ को पकड़ उसी तरफ चलने लगता है। तभी बेसमेंट आ जाता है और जैसे ही दोनों अंदर जा दरवाजा बंद करते हैं ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण उसका इफेक्ट थोड़ा उस रूम में भी पड़ता और मोक्ष बेहोश हो जाता है। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा होता है वो इस जगह से कैसे निकले। आखिर में वो वापस मोक्ष के पास आता है तो देखता है मोक्ष का शरीर ठंडा पड़ रहा है। वो अपने शरीर से कोट निकाल मोक्ष के शरीर पर रख उसे अपने गोद में उठा लेता है, फिर रास्ता ढूंढने लगता है। तभी अनिरुद्ध को दरवाजा दिखता है और वो मोक्ष को जमीन पर रखता है और फिर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा होता है। दरवाजे को खोलने की कोशिश में अनिरुद्ध बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है और थक कर वो मोक्ष के पास बैठ गहरी सांसें लेने लगता है। तभी अनिरुद्ध के हाथ से बहते खून की बूंदें मोक्ष के गाल पर पड़ी और अनिरुद्ध के हाथ थोड़ा हिलाने से मोक्ष की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और उसे होश आने लगा। और अपने आंखों को खोल वो जल्दी अनिरुद्ध को देखता है। वो अपने घुटने पर हाथ को रख अपने सिर को दीवार पर टिका उसके पास बैठा था, तो झट से मोक्ष उठ अनिरुद्ध के कटे हाथ को पकड़ता है। तो अनिरुद्ध अपने आंखों को खोल मोक्ष को होश में आता देख उसे अपने बाहों में भर लेता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर कहता है, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तभी मोक्ष अनिरुद्ध से दूर हो उसके हाथ को पकड़ अपने उदासी और चिंता से भरे आवाज में कहता है, आपको तो बहुत चोट आई है। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, ये ठीक है, हमें यहाँ से निकलने का बस सोचना होगा। ये दरवाजा बहुत मजबूत है, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये सुन मोक्ष के चेहरे पर परेशानी छा जाता है, पर अनिरुद्ध के चोट देख वो अपने शरीर से अनिरुद्ध के कोट को निकाल अपने टी शर्ट को भी शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये देख अनिरुद्ध सवाल करता है, तुम क्या कर रहे हो? इस सवाल को सुन मोक्ष जवाब ना दे बस अपने टी शर्ट को फाड़ने का कोशिश करने लगता है, पर उससे फट ही नहीं रहा था। तभी अनिरुद्ध ये देख हंसने लगता है, तो मोक्ष अपना मासूम से भरे नजर के साथ अनिरुद्ध को देखता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, ये मूवी या तुम्हारा कॉमिक नहीं है जो हीरो को चोट लगा और तुम हीरो को इंजर्ड देख अपने कपड़े को फाड़ उसे बैंडेज कर दो। ये सुन मोक्ष का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, अपना टी शर्ट पहनो, नहीं तो तुम्हें ऐसे देख मुझे कहीं और असर होना शुरू हो जाएगा। ये सुन मोक्ष को पहले कुछ समझ नहीं आया था, पर अनिरुद्ध जब अपने नजरों से इशारा करता है तो मोक्ष उसके नजरों को देखता है। फिर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो अपने टी शर्ट को पहन कहता है, आपको अभी भी बेशर्मी सूझ रही है। ये सुन अनिरुद्ध मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं सारे शर्म भूल जाता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं है आज हम यहाँ से निकल सकते हैं, या फिर शायद हम कभी ना निकले। ये बात सुन मोक्ष के चेहरे पर घबराहट छा जाता है, पर फिर पूरे बेसमेंट को देखता है और घबराहट से भरे आवाज में कह पड़ता है, अब क्या होगा? क्या सच में हम दोनों यहाँ मर जाएंगे? फिर इतना मेहनत करने का क्या फायदा हुआ? ये सुन अनिरुद्ध कहता है, यही कि अभी भी हम साथ हैं और आगे भी हम साथ रहे इसका कोशिश करेंगे। ये सुन मोक्ष अनिरुद्ध की तरफ देखता है और कहता है, शायद ये आखिरी वक्त हो हमारा साथ, इसलिए मैं आज सब कुछ कह देना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये 1 साल आपके बिना मैं बहुत मुश्किल से बिताया हूँ। मोक्ष के बातों को सुन अनिरुद्ध के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो उसे अपने बाहों में भर उसके चेहरे पर अपने हाथ रख उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर कर उसके होंठों के करीब जाने लगता है। फिर अपने होंठों में बसा प्यार से किस करने लगता है। कुछ देर के किस के बाद अनिरुद्ध उसे खुद से दूर कर अपने सीने में लगा लेता है और अपने आंखों को बंद कर अपने मन में कहता है, मैं यहाँ से तुम्हें लेकर निकल कर रहूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जीना है। इतना कहने के बाद वो उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध के आदमी हर जगह अनिरुद्ध और मोक्ष को ढूंढ रहे होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, करीबन 22 घंटे पार हो जाते हैं और सभी अब भी वही ढूंढ रहे होते हैं, पर अब तक कोई बेसमेंट में जा नहीं देखा था। अब वहां
आदित्य और विक्रांत भी पहुंच जाते हैं, तभी विहान भी पहुंचता है। जब तीनों कार से बाहर आ जाते हैं तो विहान उन दोनों को वहां देख हैरान रहता है। वही दोनों भी विहान को देखते हैं, फिर वहां आते हैं। वहां आने के बाद विक्रांत विहान से कहता है, अभी हम लोग पुरानी बातें भूल अनिरुद्ध को ढूंढने में फोकस करते हैं। इस बात पर विहान ओके कहता है और आगे वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अनिरुद्ध मोक्ष दोनों को अगर कुछ भी हुआ होगा विहान टूट सा जाएगा, क्योंकि परिवार के नाम पर उसका अपना कोई नहीं था। वो तीनों अंदर जाते हैं तो चिराग नजर आता है। वही चिराग भी तीनों को देख थोड़ा हैरान रहता है, पर फिर वहां आकर वो अपडेट देता है। वही विहान कहता है, मुझे इस बात का यकीन नहीं हो सकता है कि अनिरुद्ध या मोक्ष को कुछ भी हो सकता है। ये बात सुन चिराग को समझ नहीं आता है वो क्या कहे। वही विक्रांत विहान के कंधे पर हाथ रखता है, पर आदित्य जले हुए मेंशन को देखने लगता है। आदित्य को इधर उधर जा देखता देख विहान और विक्रांत भी जाते हैं। कुछ वक्त के बाद एक घड़ी गिरा हुआ विहान को दिखता है, जिसका हालत थोड़ा खराब हो चुका था, पर अब भी उसका मॉडल समझ आ रहा होता है। तो उस घड़ी को उठा विहान देखता है, तभी आदित्य उसे उस घड़ी को देखता देख सवाल करता है, क्या हुआ, इस घड़ी को इतने गौर से क्यों देख रहे हो? इस सवाल को सुन विहान अपने फोन को निकल मोक्ष का लेटेस्ट फोटो देखता है। उसमें घड़ी देख विहान कहता है, ये तो मोक्ष का लग रहा है। ये सुन आदित्य उस जगह को देखते हुए कहता है, ये रास्ता तो मेंशन खत्म करता है, फिर मोक्ष का घड़ी यहाँ क्या कर रहा है? इस सवाल पर आदित्य और विहान सोचने लगते हैं। फिर विक्रांत कहता है, शायद मोक्ष भागने की कोशिश किया होगा और ये यहीं गिर गया होगा। ये सुन आदित्य और विहान को भी ऐसा ही लगता है। तभी विहान को कुछ नजर आता है और वो वहां जाता है तो उसे हटाने लगता है। तभी आदित्य और विक्रांत भी हेल्प करते हैं। सब हटाने के बाद उन्हें एक दरवाजा नजर आता है, तो एक उस दरवाजे को खोल तीनों अंदर जाते हैं तो तीनों को टूटा हुआ दरवाजा नजर आता है और खून भी, जिससे तीनों के मन में अनिरुद्ध और मोक्ष के जिंदा होने का उम्मीद जाग जाता है। तीनों बाहर आते हैं और गार्ड्स को पीछे के रास्ते जा सर्च करने को कहते हैं। वही वो तीनों भी साथ गए होते हैं। रात के वक्त अनिरुद्ध अपने शरीर का पूरा ताकत लगा दरवाजा तोड़ दिया था, पर जब पीछे के रास्ते से बाहर गया तो वो रास्ता जंगल की तरफ ले जाता था, इसलिए जो रास्ता दिखा वो उस रास्ते की तरफ मोक्ष के साथ जाने लगता है। पर आधे रास्ते को पार करने के बाद वो दोनों जंगल में भटक भी गए थे और अनिरुद्ध के शरीर से अधिक खून बहने के कारण ताकत भी खत्म हो गया था और वो जमीन पर बैठ जाता है, उसके साथ ही मोक्ष भी। फिर अनिरुद्ध खुद को रिलैक्स कर उठने का कोशिश करने वाला होता है, पर तभी एक लड़का आ जाता है और उसे उठाने में हेल्प करने लगता है। तो मोक्ष उसे हैरानी से देखता है और अनिरुद्ध भी। वही वो लड़का झट से कहता है, मेरे पास कार है, क्या आपको मैं हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूं? ये सुन अनिरुद्ध हैरानी से उसे देख सवाल करता है, तुम हो कौन और मेरा हेल्प क्यों कर रहे हो? इस सवाल को सुन लड़का कहता है, मुझे अपने खाली टाइम में फॉरेस्ट घूमना पसंद है, तो मैं कंट्री अपने खाली वक्त में जाता हूँ और फॉरेस्ट घूमता हूँ। ये सुन अनिरुद्ध, जिसका हालत खराब था, वो आगे कुछ नहीं कहता है। वही मोक्ष झट से कहता है, थैंक यू हमारा हेल्प करने के लिए। ये सुन वो बस इट्स ओके कहता है, फिर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। कार सामने ही था। मोक्ष जल्दी से कार का दरवाजा खोल देता है तो लड़का अनिरुद्ध को कार के अंदर रख देता है। फिर मोक्ष भी अनिरुद्ध के पास जा बैठ जाता है तो लड़का कार का दरवाजा बंद कर आगे ड्राइविंग सीट पर जा कार स्टार्ट कर देता है। फिर लड़का हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद अनिरुद्ध के जख्मी जगह पर बैंडेज होता है। फिर अनिरुद्ध अपने फ़ोन को निकालता है तो देखता है उसका फ़ोन ऑफ है। तभी वो आदमी कहता है, किसी को कॉल करना है तो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुन अनिरुद्ध थैंक यू कहता है तो लड़का अपना फ़ोन निकाल दे देता है। तो अनिरुद्ध अपने फ़ोन को ले चिराग का नंबर डायल कर उसे कॉल करता है। चिराग का फ़ोन बजता है तो वो परेशान हो फ़ोन निकाल कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, कौन? तभी अनिरुद्ध कहता है, मैं हूँ। अनिरुद्ध का आवाज़ सुन वो चिल्ला कर कहता है, सर आप कहाँ हैं, कैसे है और मोक्ष? चिराग के सवाल को सुन अनिरुद्ध कहता है, मैं और मोक्ष ठीक हूँ और अभी मैं ब्लू हेवन हॉस्पिटल में हूँ। ये सुन चिराग कहता है, हम अभी आते हैं। वही अनिरुद्ध ये सुन कॉल कट कर देता है। चिराग की आवाज़ को सुन वो तीनों भी आ गए थे तो तीनों को भी चिराग बता देता है तो सभी हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ वक्त के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद चारों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट के पास जा पूछते हैं। फिर उन्हें पता चलता है तो चारों वार्ड रूम 305 में चले जाते हैं। जब चारों अंदर आते हैं तो अनिरुद्ध विहान के अलावा आदित्य और विक्रांत को देख हैरान हो जाता है और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वही मोक्ष भी हैरान था, उसे आज तक यही पता था चारों के बीच बनता नहीं है और एक दूसरे के दुश्मन है। फिर अचानक से क्या हो गया जो सब आए हैं? चिराग खड़ा हो जाता है। वही विहान जा अनिरुद्ध के गले लग जाता है तो अनिरुद्ध कहता है,
यार मैं मरा नहीं हूँ। ये सुन विहान गुस्से में दूर हो कहता है, चुप रहो। ये सुन अनिरुद्ध चुप हो जाता है और बस मुस्कुराने लगता है। तभी विक्रांत कहता है, कैसे हो अब और वहां से निकल हॉस्पिटल कैसे आए? विक्रांत के सवाल को सुन शॉर्ट में अनिरुद्ध सब बता देता है। तो आदित्य उस आदमी की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, इतना करेक्ट टाइम में ये वहाँ था, और ऐसा कौन आदमी है जिसे फॉरेस्ट घूमना इतना पसंद है कि वो कंट्री तो कंट्री जाते रहता है। अपने मन में ये सवाल करने के बाद आदित्य भी अनिरुद्ध से बात करता है। फिर मोक्ष की तरफ देखता है। तभी मोक्ष को याद आता है जय आदित्य का बॉयफ्रेंड है। तो वो आदित्य को बस देखता रहता है पर कुछ कह नहीं पाता है। वही आदित्य मोक्ष से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें फाइटिंग स्किल सीखना चाहिए। ये सुन मोक्ष झट से कहता है, मैं फाइटिंग में बहुत अच्छा हूँ, पर उस आदमी ने मुझे बेहोश कर दिया था, कुछ सूंघा कर, नहीं तो मैं उसका चटनी बना देता। मोक्ष के बातों को सुन अनिरुद्ध, आदित्य, विक्रांत, विहान चारों के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। वही वो लड़का कहता है, ओके मैं चलता हूँ। तभी अनिरुद्ध कहता है, वेट, मेरा नंबर ले लो, कभी किसी चीज़ का हेल्प चाहिए हो बेझिझक मुझसे मांग सकते हो। ये सुन मुस्कुरा कर लड़का ओके कह देता है। तो अनिरुद्ध उसे अपना नंबर दे देता है। फिर वो लड़का चला जाता है। वही चिराग अपने सिर को झुका उदासी से खड़ा था। तभी अनिरुद्ध उसका नाम लेता है, चिराग। अपना नाम सुन वो अनिरुद्ध की तरफ देखता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा किया था। ये सुन चिराग झट से कहता है, नो सर, गलती मेरा और मेरे वजह से इतना कुछ हो गया और आप हॉस्पिटल में हो। अगर मैं सिक्योरिटी को खुद हैंडल करता तो अभी इतना कुछ नहीं हुआ होता। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, अब जो हुआ भूल जाओ और मोक्ष को ले जाओ, इसे रेस्ट का जरूरत है। ये सुन मोक्ष झट से कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मोक्ष के बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, मोक्ष सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, खासकर नील, उनसे मिल लो। नील का नाम सुन वो एग्री हो जाता है जाने के लिए। फिर चिराग मोक्ष को अपने साथ ले जाने लगता है। वही दोनों के जाने के बाद विहान, आदित्य और विक्रांत तीनों वही चेयर लगवा बैठ जाते हैं। पर रूम में शांति छाया हुआ था। तभी आदित्य कहता है, तो अनिरुद्ध, डील याद है ना? ये मत सोचना मैं यहाँ मिलने आया हूँ तो डील भूल गया होऊंगा। आदित्य शांति से भरे माहौल को तोड़ना चाहता था बस। वही अनिरुद्ध कहता है, मुझे सब याद रहता है। इस बात पर विक्रांत कहता है, पहले ठीक हो जाओ, पर याद रखना ज्यादा दिन बेड पर रहोगे तो बहुत सारे डील खो सकते हो। इस बात पर विहान कहता है, विक्रांत मैं हूँ हैंडल करने के लिए। ये सुन आदित्य कहता है, विहान मैंने सुना है तुम शादी करने वाले हो। ये बात सुन अनिरुद्ध और विक्रांत दोनों ही विहान को देखते हैं। तभी विहान के चेहरे पर उदासी छा जाता है और उसके चेहरे को देख अनिरुद्ध सवाल करता है, क्या हुआ विहान, कोई बात है? इस सवाल पर विहान कहता है, बाद में बात करते हैं इस बारे में, और जो तुम सुने हो आदित्य वो अपने तक ही रखो। मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ, बस रचना के फैमिली में बात किया हूँ। आदित्य को सारी बातें पता ही था। वो अपने फोन को निकाल उसमें कुछ करते हुए कहता है, जैस्मीन नाम के कांटा से दूर रहो, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य के इस बात को सुन विहान चिढ़कर कहता है, मैं उससे दूर ही हूँ, बस रचना को गलतफहमी है। इस बात पर आदित्य कहता है, क्या हुआ, रीजन जाने की कोशिश नहीं किए? तुम जानते हो रचना को, वो उस टाइप की लड़की नहीं जो अफवाह पर भरोसा करे, जरूर जैस्मीन ने कुछ किया होगा। ये सुन विहान सोचने लगता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, आदित्य सही कह रहा है विहान। ये सुन विहान अनिरुद्ध को देखता है। तभी विक्रांत कहता है, आज सूरज कहाँ से निकला है जो अनिरुद्ध अग्निहोत्री आदित्य के बातों पर एग्री हुआ है? विक्रांत के इस बात पर अनिरुद्ध अपने आंखों को रोल करने लगता है। वही ये चारों फिर से नॉर्मल बातें करने लगते हैं, साथ ही पहले की तरह हंसी मजाक भी। तभी विक्रांत का फोन बजता है तो वो निकाल देखता है। अनाया का कॉल आ रहा होता है। विक्रांत ने अनाया का नाम प्रिंसेस से सेव कर रखा था। अनाया का कॉल आता देख विक्रांत के चेहरे का रंग बदल जाता है। ये देख आदित्य समझ जाता है किसका कॉल आता होगा। वही विक्रांत खड़ा हो कहता है, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। इतना कहने के बाद वो बाहर जाता है और कॉल उठाने को था, पर तभी कॉल कट हो जाता है तो वो उसे कॉल बैक करने को होता है। पर तभी अनुराग का आवाज उसे सुनाई देता है, विक्रांत तुम यहाँ। अनुराग का आवाज सुन विक्रांत अपने चेहरे को ऊपर कर देखता है। सामने अनुराग, सनाया और अनाया थी। अनाया कॉल की थी ताकि वो विक्रांत को इन्फॉर्म कर सके। जब अनिरुद्ध और मोक्ष का पता नहीं चल रहा होता है तब आखिर में चिराग अनुराग को बता देता है, और वो ये बात सनाया और अनाया को नहीं बताना चाहता था, पर अनुराग के उड़े रंग को देख सनाया समझ जाती है कोई बात है और आखिर में उसे बताना पड़ता है। फिर यहाँ वो पहुंच अपना फोन ऑन करते हैं। तभी चिराग से उन्हें पता चलता है अनिरुद्ध और मोक्ष हॉस्पिटल में है, तो वो तीनों सीधा हॉस्पिटल आ चुके थे। विक्रांत तीनों के साथ अंदर आ जाता है।
जब अनिरुद्ध को बेड पर देखता है तो तीनों उसके पास जाते हैं तो अनुराग अभी शांत खड़ा होता है और सनाया उसे ठीक देख थोड़ा राहत महसूस करती है। वही अनाया अपने चाचू के पास बैठ उसके गले से रोने लगती है तो अनिरुद्ध उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी अनाया दूर हो सवाल करती है, और भैया? इस सवाल पर अनिरुद्ध मुस्कुराकर कहता है, वो भी। तो अनाया फिर सवाल करती है, भैया कहाँ है? अनिरुद्ध उसे बता देता है मोक्ष कहाँ है। फिर आगे कहता है, तुम उससे मिलना चाहती हो अभी? तो अनाया हाँ कहती है। तभी अनिरुद्ध कहता है, भैया आप सनाया और अनाया तीनों मोक्ष से मिल लीजिए। ये सुन अनुराग कहता है, ओके तुम अच्छे से रेस्ट करो, मैं कैब बुक करता हूँ। ये सुन विहान कहता है, भैया मैं लेकर चलता हूँ। तभी विक्रांत कह पड़ता है, विहान तुम रहने दो, मैं ले जाता हूँ, मुझे थोड़ा फ्रेश होना है। ये सुन आदित्य अपने सिर को झुकाए मुस्कुरा रहा होता है। वही विहान कहता है, ओके। फिर वो जाने लगते हैं। वही उनके जाने के बाद विहान कहता है, विक्रांत आज किसी लग्जरी होटल में फ्रेश होने की जगह वहां जाकर फ्रेश होना चाहता है। इस बात पर आदित्य हंसने लगता है। वही अनिरुद्ध और विहान आदित्य को ऐसे हंसता देख उसे देखने लगते हैं। वही आदित्य कुछ बता तो सकता नहीं था तो वो हंसना बंद कर कहता है, कभी कभी इंसान को थोड़ा बदलना पड़ता है। इस बात को सुन विहान कहता है, जैसे तुम जय के लिए बदल रहे हो, पर विक्रांत को कौन बदल सकता है? इस सवाल को सुन आदित्य गहरी सांस भर कहता है, मैं सिर्फ जय के लिए बदला हूँ, जय के लिए, सबके लिए नहीं बदला हूँ, गोट इट। इतना कहने के बाद वो आगे कुछ न कह अपने फोन को निकाल कुछ देखने लगता है। वही विहान अपने आंखों को रोल कर खड़ा हो कहता है, अनिरुद्ध तूने कुछ नहीं खाया होगा और तू हॉस्पिटल का कुछ खाएगा नहीं तो मैं खाने के लिए लाता हूँ। तभी आदित्य कहता है, एक ब्लैक कॉफी भी। ये सुन विहान कहता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, खुद से जाकर ले लो। इस बात को सुन आदित्य उसे देखता है फिर कुछ नहीं कहता है। वही विहान जाने लगता है। तभी आदित्य अपने फोन को चलाना बंद कर अपने जेब में रखता है। तभी उसका नजर अनिरुद्ध पर जाता है जो अपने ख्यालों में कहीं खोया हुआ था। उसे ऐसे खोया सा देख आदित्य सवाल करता है, खुली आंखों से किसके सपने देख रहे हो? सीधे तरीके से सवाल करना तो आदित्य को आता नहीं था। आदित्य की बातों को सुन अनिरुद्ध कहता है, सपने नहीं देख रहा, बस कुछ सोच रहा हूँ। इस बात को सुन आदित्य कहता है, मुझे बता सकते हो, शायद जो सोच रही मैं कुछ उसमें राय दे सकूं। आदित्य का इन सब में दिमाग वैसे भी बहुत चलता था। ये सोच अनिरुद्ध आदित्य को देखता है फिर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं मोक्ष को कैसे अपने साथ लेकर जाऊं। कल उसे लगा हम मरने वाले हैं, इसलिए वो ये कह दिया कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और किसी से नहीं करेगा, पर मैं उसे जानता हूँ, वो मेरे साथ इंडिया जाने के लिए रेडी नहीं होगा। ये सुन आदित्य कहता है, बस इतनी सी बात, मैं मोक्ष को मना सकता हूँ। ये बात सुन शक भरे नजर से आदित्य को अनिरुद्ध देखता है तो आदित्य अपने आंखों को रोल कर कहता है, तुम्हें पता है मैं किसी को इन्फ्लुएंस करने में कितना अच्छा हूँ, फिर भी ऐसे नजर से देख रहे हो। ये बात सुन अनिरुद्ध कहता है, आखिर तुम मेरे लिए ये करोगे क्यों? मैं इसलिए तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ। ये बात सुन आदित्य कहता है, बस अपने जय और अपनी बहन के लिए। दोनों बहुत मिस करते हैं, खासकर जय, वो दिन रात मोक्ष का ही बात करते रहता है। जब आदित्य ये बात कहता है तो अनिरुद्ध कहता है, ओके। वही दूसरी तरफ विक्रांत ड्राइवर के बगल वाले सीट में बैठा था और फ्रंट मिरर से बस अनाया को ही देखे जा रहा होता है। फिर अपने मन में कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं तुम्हारे इतने करीब होकर भी दूर रहूंगा, पर दूर होकर भी तुम्हें अपने पास महसूस कर पा रहा हूँ। अपने मन में ये बात करते हुए वो बस अनाया को ही देखे जा रहा होता है। तभी अनाया की नज़र विक्रांत की नज़र से मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सनाया कहती है, विक्रांत तुम्हें कैसे पता चला ये सब? सवाल सुनते ही विक्रांत अपने नजरों को शीशे से हटा देता है और कहता है, आदित्य से। आदित्य का अनिरुद्ध से बात हुआ था। इतना कहने के बाद वो विंडो से बाहर देखने लगता है। तभी सनाया कहती है, तुम चारों कितना भी कह लो दुश्मन हो, पर रहोगे दोस्त ही। जैसे ही सनाया ये बात कहती है तो विक्रांत कहता है, हमारे बीच नफरत नहीं है, बस कुछ बातें हैं जिसे मैं अब भूल भी गया हूँ, पर फिर भी हम दोस्त नहीं है। ये बात सुन सनाया उसे लेक्चर देना शुरू कर देती है। तभी विक्रांत इरिटेट हो कहता है, सनाया तुम बहुत बोलती हो। ये सुन सनाया अपना मुंह फुला लेती है और कहती है, देखना तुम्हें भी कोई मेरी जैसे बकबक करने वाली मिलेगी। ये सुन विक्रांत कहता है, मैं उसकी बातों को सुन सकता हूँ। ये सुन सनाया चिढ़ते हुए कहती है, कितने बुरे हो तुम, ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी दोस्त का बात बकबक है और जो तुम्हारी बीवी बनेगी उसकी बात से शहद निकलेगा। विक्रांत एक गहरी सांस भर कहता है, हाँ हाँ। बोलने में विक्रांत जरा भी नहीं हिचका तो सनाया अपने मुंह को फूला लेती है।
दोनों के बहस को देख अनाया मुस्कुराते जा रही थी। तभी विक्रांत अनाया के मुस्कुराते चेहरे को देखता है। वही अनुराग सनाया के गुस्से में फूले गाल को देख उसके सिर पर हाथ रख प्यार से कहता है, मुझे तुम्हारा बात बकबक नहीं लगता है। अनुराग और सनाया के बीच सब ठीक हो रहा है ये तो विक्रांत को पता था, पर दोनों के बीच प्यार होना शुरू हो गया है ये विक्रांत को नहीं पता था। वही अनाया भी अपने डैड और सनाया मम्मा को एक साथ खुश देख बहुत खुश थी। ऐसे ही ये रास्ता पार हो गया और बिल्डिंग आ गया तो चारों कार से बाहर निकल जाते हैं, फिर साथ अंदर जाने लगते हैं। सभी मोक्ष के रूम के पास आ जाते हैं। फिर अनाया दरवाजा नॉक करती है तो मोक्ष का दोस्त नीला दरवाजा खोल देता है। फिर सभी को देख उसे पहचानने में देरी नहीं लगता है, सभी को वो अंदर जाने देता है। सभी को देख मोक्ष हैरान था। तभी अनाया भागते हुए अपने भाई के पास जाती है और उसके गले से लग जाती है। वही मोक्ष भी उसे अपने बाहों में भर सवाल करता है, कैसी हो? तो अनाया दूर हो कहती है, बहुत अच्छी हूँ और आप? इस सवाल को सुन मोक्ष भी मुस्कुराकर कहता है, मैं भी। फिर मोक्ष के पैर छूने को होता है पर अनुराग रोक उसे अपने गले से लगा लेता है। फिर मोक्ष सनाया के भी पैर छूने को था पर तभी सनाया उसे रोक कहती है, ओह मोक्ष, मैं तुम्हारी मॉडर्न मम्मा हूँ, ये सब मत करो, बस गले लगाओ। उठा कहने के बाद वो मोक्ष को गले से लगा लेती है। फिर सब साथ बैठ जाते हैं। वही विक्रांत खड़ा था। तभी मोक्ष कहता है, विक्रांत भैया आप भी बैठ जाए। ये बात सुन विक्रांत कहता है, नहीं तुम लोग बात करो, मैं बाहर हूँ। इतना कहने के बाद वो बाहर जाने लगता है। वही अनाया उसे बाहर जाता हुआ देखती है। वही विक्रांत के जाने के बाद सनाया और अनुराग उसे इंडिया जाने के लिए समझाते रहते हैं। वही अनाया भी अपने भाई को चलने के लिए कहती है। फिर अपने मॉम डैड को समझाता सुन वो शांत हो जाती है। फिर खड़ी हो बाहर जाने लगती है तो मोक्ष कहता है, कहाँ जा रही है तू? मोक्ष के सवाल को सुन अनाया कहती है, मैं बस देख रही हूँ आप कहाँ रहते हैं। ये सुन मोक्ष ओके कहता है तो अनाया बाहर आ जाती है तो देखती है विक्रांत एक शांत जगह पर अकेला खड़ा सिगरेट के कस ले रहा होता है। तभी अनाया उसके पास जा अपने एडी पर खड़ी हो उसके मुंह से सिगरेट निकाल देती है और उसे बाहर की तरफ फेंक देती है। तो विक्रांत अनाया को देखता है। तभी अनाया गुस्से में कहती है, आपने फिर सिगरेट पिया? इस सवाल को सुन विक्रांत कहता है, नहीं बस मुंह में रखा था, तुम तो उसे फेंक दी। ये सुन अनाया अपना मुंह फूला वहां से जाने लगती है। तभी विक्रांत उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच लेता है तो हैरानी से भरे बड़ी बड़ी नजरों से अनाया उसे देखती है और कहती है, क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा। ये सुन विक्रांत कहता है, देखने दो। इस बात को सुन अनाया घबराते हुए इधर उधर देखने लगती है और कहती है, विक्रांत सच में कोई देख लेगा। ये सुन विक्रांत उसके हाथ को छोड़ कहता है, छोड़ दिया, अब नाराजगी भी छोड़ दो। विक्रांत जब प्यार से कहता है तो अनाया कहती है, आप चाहते हैं मैं नाराज नहीं हूं तो आप सिगरेट को पीना बंद कर दीजिए। इस बात को सुन विक्रांत कहता है, पीना बंद कर दूंगा जब तुम मुझे रोज किस दोगी। विक्रांत के ऐसे बातों को सुन अनाया जिसका चेहरा लाल हो चुका था वो शर्माते हुए कहती है, कितने बेशर्म हो आप। ये सुन विक्रांत मुस्कुराने लगता है। फिर अनाया के सिर पर अपने हाथ फेरते हुए कहती है, बस कभी कभी पिता हूँ, अगर तुम ये भी नहीं चाहती हो तो मैं ये भी नहीं करूँगा, ओके। ये सुन अनाया मुस्कुरा देती है। कुछ वक्त बीत जाता है। हॉस्पिटल में अनिरुद्ध का डिस्चार्ज पेपर बन जाता है। तभी वो आदमी वापस आता है जिसने अनिरुद्ध का हेल्प किया था। जब उसे आता देखता है तो अनिरुद्ध मुस्कुराकर कहता है, साहिल तुम। तभी आदित्य और विहान भी साहिल को देखते हैं। साहिल अंदर आ अनिरुद्ध के पास जा कहता है, मैं बस तुम्हें देखने आया था। ये सुन अनिरुद्ध मुस्कुराकर कहता है, एक अनजान की इतनी मदद की और अब मिलने भी आए हो। इतना कहने के बाद दोनों का बातचीत होने लगता है। वही विहान डिस्चार्ज का सब देखने चला जाता है और आदित्य साहिल को अपने कठोर नजरों से घूर कर देखे जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, इतना अच्छा इंसान कहाँ से आते हैं या। इतना कहने के बाद वो खामोश हो जाता है और बस वो अपने किले लोग उसे देने लगता है। तभी साहिल खड़ा हो कहता है, ओके मैं चलता हूँ। तो अनिरुद्ध ओके कह देता है तो साहिल जाने वाला होता है। तभी आदित्य खड़ा हो जाता है और वो भी बाहर जाने लगता है तो अनिरुद्ध उसे बाहर जाते हुए देखता है और अपने मन में कहता है, इसे क्या हुआ है। वही आदित्य बाहर निकल जाता है और साहिल को अपने कोल्ड आवाज में आवाज देता है, साहिल। अपना नाम सुन वो रुक जाता है तो आदित्य साहिल के पास आ उसके कंधे में हाथ रख देता है तो साहिल अपने चेहरे को पीछे मोड़ आदित्य को देखता है। तभी आदित्य अपने होंठों पर मिस्टीरियस मुस्कान के साथ कहता है, मुझे गुड बॉय बहुत पसंद है क्योंकि वो अंदर से कमीने होते हैं, पर मैं यूनिक हूँ, बाहर से कमीना हूँ और अंदर से भी। आदित्य की बातें साहिल को कुछ समझ नहीं आती है। तभी आदित्य अपने हाथ को पीछे कर कहता है, गुड बॉय मुझे भूलना मत। इतना कहने के बाद आदित्य वहां से जाने लगता है। तभी साहिल उसे जाता हुआ देख अपने मन में कहता है,
अजीब आदमी है, आज तक बस न्यूज में सुना था और आज देख भी लिया। अपने मन में इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही आदित्य वापस वार्ड रूम में चला जाता है तो अनिरुद्ध उसे देख सवाल करता है, क्या हुआ, कहाँ गए थे? इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, अब मैं तुम्हारा बीवी तो हूँ नहीं जो तुम्हारे पास ही बैठा रहूंगा, बस बाहर देखने गया था गुड बॉय को। आदित्य के अजीबोगरीब बात को सुन अनिरुद्ध अपने आंखों को रोल कर कहता है, कौन गुड बॉय? इस सवाल पर आदित्य कहता है, वही साहिल। इतना कहने के बाद वो आगे कुछ कहता कि तभी उसका फोन बजने लगता है तो वो अपने फोन को निकाल कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हेलो जय। उधर से जय सवाल करता है, सब ठीक है मोक्ष? अनिरुद्ध भैया। ये बात सुन आदित्य सवाल करता है, तुम्हें कैसे पता? इस सवाल को सुन जय कहता है, भैया से। ये सुन आदित्य कहता है, ठीक है मोक्ष और अनिरुद्ध भी। ये बात सुन जय कहता है, मैं भी मोक्ष से मिलना चाहता हूँ। ये सुन आदित्य कहता है, ओके, तुम बहुत जल्द मिलोगे। जब आदित्य ये बात कहता है तो जय खुशी से कहता है, सच में? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तो आदित्य कह पड़ता है, आदित्य दीवान ने कहा है तो सच ही होगा। ये सुन जय बहुत खुश था। तभी विहान वार्ड में आ जाता है और कहता है, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं, अब हम चल सकते हैं। ये सुन आदित्य जय से कहता है, ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। तो जय ठीक है कह देता है। फिर आदित्य कॉल कट कर कहता है, तो चले? विहान हाँ कहता है। फिर तीनों हॉस्पिटल से बाहर जाने लगते हैं। तभी आदित्य कहता है, मुझे पहले मोक्ष के पास जाना है। ये सुन विहान कहता है, वो मेंशन में ही है। ये सुन अनिरुद्ध को राहत मिलता है। फिर तीनों हॉस्पिटल से निकल कार के पास आ जाते हैं। फिर कार के अंदर जा बैठ जाते हैं और ड्राइवर कार डोर लॉक कर आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। कुछ वक्त के बाद मेंशन आ जाता है। मेंशन आने के बाद तीनों कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाते हैं। सभी खड़े हो जाते हैं। वहीं मोक्ष की आंखें नम थी। सभी हॉल में आ जाते हैं। फिर बैठ जाते हैं पर मोक्ष और अनाया खड़े थे। अनाया मोक्ष का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगती है तो सभी उसे देखते हैं पर रोकते नहीं है। अनाया वहां से चली जाती है तो विक्रांत अपने फोन को निकाल उसमें कुछ करने लगता है। वही अनाया मोक्ष के साथ एक रूम के अंदर आने के बाद दरवाजा बंद कर देती है तो मोक्ष सवाल करता है, क्या हुआ अनाया? इस सवाल को सुन अनाया कहती है, भैया अब मैं वो छोटी अनाया नहीं रही हूँ, आप मुझे सच बताया आप क्यों अमेरिका आने का डिसीजन लिए? इस सवाल को सुन मोक्ष अपने होंठों पर मुस्कान ला कहता है, मैं अमेरिका अपने सिंगिंग करियर को बनाने के लिए आया था और कोई रीजन नहीं है। ये सुन अनाया कहती है, भैया झूठ मत कहिए, आप और चाचू एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? इस सवाल को सुन मोक्ष खामोश हो जाता है। फिर सिली सा मुस्कान देते हुए कहता है, क्या बातें कर रही हो अनाया? मैं। इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। वही अनाया मोक्ष को देखते हुए कहती है, बोलिए भैया। इस बात को सुन मोक्ष कहता है, तू भी रात भर ऑनलाइन रहती है, जब कॉल करो बिजी होता, तू पहले बता फिर मैं बताऊंगा। ये सुन अनाया कहती है मेरा बॉयफ्रेंड, अब आप कहिए। पर मोक्ष कुछ न कहे इस बारे में उससे सवाल करता है, कौन है? सवाल सुन अनाया कहती है, मैं तब तक नहीं बताऊंगी जब तक आप नहीं बता देते हो। इतना कहने के बाद दरवाजा खोल वो जाने लगती है तो मोक्ष भी उसके पीछे जाने को होता है। तभी सामने आदित्य आ जाता है तो मोक्ष और अनाया रुक जाते हैं। तभी आदित्य कहता है, अनाया तुम्हें सनाया बुला रही है। ये सुन वो ठीक है कह जाने लगती है। वही मोक्ष भी जाने को था तभी आदित्य कहता है, रुको। तो मोक्ष रुक जाता है। तभी आदित्य कहता है, अंदर चलो। ये सुन मोक्ष अंदर रूम में उसके पीछे आता है। वही अनिरुद्ध दरवाजे के बाहर दीवार से लद खड़ा हो जाता है। वही आदित्य सिगरेट निकाल सवाल करता है, तुम सिगरेट पीते हो? इस सवाल को सुन मोक्ष कहता है, बस 2 बार ट्राई किया हूँ। ये सुन आदित्य का होंठों पर हल्का मुस्कान आ जाता है। वही बाहर सुन रहा अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, मुझे आदित्य पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। मेरे मोक्ष से सिगरेट पीता है कि नहीं ये पूछ रहा है। वही आदित्य सिगरेट मोक्ष की तरफ बढ़ा कहता है, पीना है? ये सवाल सुन मोक्ष देखता है फिर कहता है, नहीं, मुझे बस ड्रिंक पसंद है। ये सुन आदित्य बेड पर बैठ जाता है और सिगरेट जला उसके कस लेते हुए मुस्कुरा कर कहता है, तो नेक्स्ट टाइम एक साथ ड्रिंक करेंगे, ओके? इस बात पर मोक्ष एग्री हो जाता है, ओके। तभी आदित्य कहता है, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। ये सुन मोक्ष बैठ जाता है। वही अनिरुद्ध का मन कर रहा था वो अंदर चला जाए, पर उसे बस ये चाहिए था कि मोक्ष मान जाए। और आदित्य का बात करने का तरीका और बिहेवियर अजीब है, पर वो अपने बात को किसी के दिमाग में डालने में कामयाब हो जाता है। तो वो ये भरोसा रखे इंतजार कर रहा था। वही रूम के अंदर आदित्य कहता है, कब तक यहाँ रहने का प्लान है? सवाल सुन मोक्ष अपने उदासी से भरे आवाज में कहता है, पता नहीं।
इस जवाब को सुन आदित्य कहता है, क्या इंग्लिश सॉन्ग गाना लिखना तुम्हें हिंदी से ज्यादा पसंद है? इस सवाल पर मोक्ष ना में सिर हिला देता है तो आदित्य कहता है, फिर अमेरिका क्यों? सवाल सुन मोक्ष कहता है, बस स्कोप ज्यादा था। ये सुन आदित्य हंसने लगता है और सिगरेट की कस लेना लगता है। वही आदित्य को ऐसे हंसता देख मोक्ष उसे देखने लगता है। तभी आदित्य कहता है, इंडिया चलो, स्कोप में दिलवा दूंगा यहाँ से बहुत ज्यादा। इस बात को सुन मोक्ष कहता है, नहीं, मैं अपना मेहनत से करना चाहता हूँ। ये सुन आदित्य कहता है, तब तो तुम बेवकूफ हो। ये सुन मोक्ष आदित्य को देखने लगता है। वही आदित्य की बातें सुन अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आ रहा होता है।